नमस्कार सभी साथियों का जिनकी हिमाचल चुनाव के पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी के तौर पर नियुक्तियां जो हो चुकी हैं या होने वाली हैं। आप सबका प्रशिक्षण शायद हो चुका है या होने वाला है। उस संदर्भ में जो आपको जानकारी दी जाएगी उसी जानकारी के संदर्भ में अपनी यह वीडियो जो है 27 पॉइंट के ऊपर आधारित है। क्षमा चाहूँगा यदि मेरे से कोई त्रुटि हो। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला, ये तो आपको सबको मालूम है कि सारी समस्त जो कानून शक्तियां हैं वो आपको दी जा चुकी हैं। आप आपका उनका निर्वहन करें और ढंग से करें। सबसे मेरा पहला पॉइंट रहेगा वो है निर्वाचन दल। सभी को मालूम है कि आपके पास जो है वो पीठासीन अधिकारी एक रहता है और 3 जो है वो पोलिंग ऑफिसर रहते हैं। लेकिन यहाँ पर पहला कार्य क्या है कि जब भी आप मिलेंगे तो आप सब में एक घनिष्ठ संबंध बन जाना चाहिए, एक परिवार की तरह, एक टीम की तरह। और आपका जो काम है वो टीम वर्क की तरह ही होना चाहिए पहले से लेकर अंत तक। ऐसा ना हो कि केवल एक व्यक्ति पीठासीन अधिकारी या एक जो है वो मतदान अधिकारी ही उसके लिए जो जिम्मेदार है। सारे के सारे, अगर कोई एक कार्य आपसे सही ढंग से नहीं हो पाएगा तो पूरी टीम के ऊपर उसके ऊपर एलिगेशंस होगा और कार्रवाई होगी। तो बेहतर है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि कोई भी कार्य आसान हो जाता है यदि हम उसको इकट्ठा मिलकर करते हैं, तो ये जरूरी है। दूसरा पॉइंट, निर्वाचन सामग्री आपको दी जाएगी जिसमें परिशिष्ट 1, पीठासीन अधिकारी में परिशिष्ट 1 दिया गया है लास्ट में। वो आप देखेंगे कि कौन कौन सी सामग्री आपको मिलने वाली है, वो सुनिश्चित करें, राइट करें। जब भी आप लेंगे तो उसको एक एक करके राइट करते रहें और देखेंगे कि हमें सारी चीज़ें मिली हैं। उनमें से कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। पहले 2 मत पेटियाँ आपको मिलने वाली है। एक पहली पेटी जो है, ये दोनों पेटियां जो है वो उस संख्या के आधार पर कितने उस पंचायत में वोटर है उसके अनुसार आपको छोटी या बड़े मिलने वाली है। लेकिन आपने ख्याल रखना है कि जब भी लेंगे तो आपने देखना है कि दोनों ही मत पेटियां बिल्कुल ठीक ढंग से कार्य कर रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो लॉक हैं या खराब हैं, तो ऐसी मत पेटियां आप मत ले जाएं, लेने से पहले ही उसको सुनिश्चित करें। दूसरा, ग्राम पंचायत सदस्य, उपप्रधान या प्रधान के निर्वाचन के लिए वांछित संख्या में मतपत्र, जो मतपत्र आपको लिखे हुए मिल रहे हैं, आपने देखना है कि क्या वो उसी ही पंचायत से संबंधित हैं या फिर उस मात्रा में है जितने वहाँ पर वोटर हैं। ये आप जरूर जो है वो सुनिश्चित करें, चाहे वो प्रधान, उपप्रधान या फिर समिति और जो जिला परिषद के, वो उनकी बात भी मैं आपको कर रहा हूँ। तीसरा आता है निर्वाचन नामावली की 3 प्रतियाँ। इलेक्टोरल रोल की बात मैं आप यहाँ पर कर रहा हूँ। ये 3 प्रतियाँ हमेशा आपको मिलती हैं। इसमें एक जो प्रति होती है वो होती है मार्क्ड कॉपी। मार्क कॉपी मतलब उसके ऊपर मार्क चिन्ह जो है पहले ही लगा होता है। क्या वजह है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे अधिकारी होते हैं जिन्होंने वोट डालना होता है तो उनको मौका नहीं मिलता, वो दूसरी पंचायत होती है, तो इसलिए आपको जो है पोस्टल बैलेट पेपर दिए जाएंगे। याद रखना, आपको पोस्टल बैलेट पेपर दिए जाएंगे। तो वो जिनको वो प्रदान हो जाते हैं उनका नाम जो है उस नियमावली से काट दिया जाता है, रेड पॉइंट से, उसको रेड पेन से काट दिया जाता, तो इसलिए इसको कहता है मार्क्ड कॉपी। ठीक है, तो इसलिए जो मार्क्ड कॉपी जो है एक रहेगी और 2 बिना मार्क की जो है आपकी इलेक्ट्रोल रहेंगी, याद रखना है। फिर ये भी आप सुनिश्चित करना कि वो आइडेंटिकल होनी चाहिए, मतलब तीनों की तीनों मैच करती हुई और उसी ही पंचायत की होनी चाहिए। चौथा, मतदाता द्वारा मतपत्र को चिन्हित करने वाला रबड़ की मोहर, याद रखना है, जिसके ऊपर स्वास्तिका निशान होता है, जिससे हम जो है मोहर लगाते हैं निशान के ऊपर, वो मिलेगी। सुभेदक चिन्ह, डिस्टिंग्विश मार्क मोहर आपको मिलने वाली है। कहाँ काम आएगा आगे बात करेंगे। पीठासीन अधिकारी की मोहर जिससे सील की जाती है, पीतल की होती है, लकड़ी की होती है, वो आपको मिलने वाली है। और उम्मीदवारों की सूची, कितने उम्मीदवार उस पंचायत से लड़ रहे हैं, वो मिलने वाली है। वोटर कंपार्टमेंट आपको इस तरह से मिलने वाला है, बना बनाया। और 9वां जो रहेगा परिशिष्ट 1 में दी गई अन्य सामग्री, जिसकी मैंने बात कर दी है कि और भी जो सामग्री है वो आपने देख लेनी है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है तीसरा, मतदान केंद्र पर आगमन। आपका पहले जो 17 को होने वाले वोट है उसको 15 के लिए आपको जाना पड़ेगा 2 दिन पहले, और बाकी आप फिर एक दिन ही मिलने वाला है आपको। 1 दिन पहले आप उस स्थान के ऊपर पहुंचने वाले हैं। एआरओ से मतपत्र लेने की तिथि व स्थान, देखिए किसी जगह के ऊपर, बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर निश्चित किया गया कि एआरओ से आप कलेक्ट करेंगे। हो सकता है आपको कहा गया कि वीडियो ऑफिस से लेंगे, जो निर्धारित जगह है उससे 1 दिन पहले आपको ये मिलने वाले हैं जो मतपत्र तैयार किए गए हैं। तो इस तरह से ये डेट और स्थान जो है वो अलग अलग भी हो सकते हैं और इस तरह से भी हो सकते हैं। फिर आता है 5वां मतदान केंद्र। देखिए आपका प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी है, उसके अनुसार 2 मतदान करने के लिए जो है केंद्र स्थापित करने के लिए कहा गया है। क्योंकि होता क्या है कि एक मतदान के पहले आपको 3 पर्चियाँ मिलने वाली हैं, जिसमें प्रधान, उपप्रधान और सदस्य, और वो एक जगह डालेंगे हम पहली मतपेटी में, और जो पंचायत समिति और परिषद है उसका दूसरी जगह। तो इसलिए जहां पर 2 अगर आप स्थान निर्धारित करते हैं, लगाते हैं, वो 2 आपको वोटिंग कंपार्टमेंट भी मिलने वाले हैं। तो उस स्थिति में आपने जो है ऐसे जो है वो अपना मतदान केंद्र जो है वो स्थापित करना है। यहाँ पे एजेंट रहेंगे। जब भी आप, अगर एक दरवाजा है तो आपने एक दरवाजे को ही एंटर करना है और एक उसी से ही एग्जिट भी करना है। तो ये स्थिति रहनी चाहिए कि जो है वो डिस्टर्बेंस ना हो और उस मतपेटी में ही वोट जाएँ, ये भी निर्धारित करें। तो अगर 2 की स्थिति में ये रहेगा, अगर आपने एक ही जो वोटिंग कंपार्टमेंट है एक ही बनाया है तो आपकी स्थिति जो है इस तरह से रहेगी। यहाँ पर आप बैठेंगे, जो कैंडिडेट अथवा जो एजेंट है वो बैठेंगे। यहाँ पर पहला जो पोलिंग एजेंट है, सॉरी एजेंट नहीं, जो पोलिंग ऑफिसर है, दूसरा और तीसरा इस स्थिति में आप बैठेंगे। यहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, और इस जगह कॉर्नर पर ये ख्याल रखा रहे कि पीछे अगर यहाँ पर खिड़की है तो किसी भी तरह का उस छेद नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसे कागज़ से ना करें, कागज़ से बंद ना करें, बल्कि वहाँ पर एक कपड़ा लगाए, क्योंकि कागज़ जो है फिर से फट जाता है। तो बेहतर है कि यहाँ का जो एक तरह से हम कहें कि किसी भी प्रकार का देखने का स्थान यहाँ पर नहीं होना चाहिए किसी को भी, चाहे वो पोलिंग ऑफिसर हो या कोई बाहर से, या फिर इस दरवाजे से अगर आप एग्जिट कर रहे हैं तो यहाँ पर कम से कम कर्टन लगाना ना भूलें। इस तरह की स्थिति आप बनाएं।
फिर आता है छठा पॉइंट, वो है कि मतदान अधिकारी के कर्तव्य क्या होते हैं। बड़े ध्यान से समझ लेना। पहला जो मतदान अधिकारी है, पहला जो पोलिंग ऑफिसर है, उसका कार्य क्या है, वो 3 तरह के जो है वो कार्य हैं। 3 किस तरह से? पहला आता है मतदाता की पहचान। सबसे इंपॉर्टेंट उसका मतदाता की पहचान। जो फर्स्ट इलेक्ट्रोल आपको दी गई है उसमें अगर कोई मेल आता है तो केवल मात्र उसका नाम आपने जो है रेड लाइन से करना है, और अगर फीमेल आती हो आपने इसको टिक भी करना है और उसका अंडरलाइन भी करना है। ये थोड़ा सा अलग सी व्यवस्था है, ठीक है। उसके पश्चात आपसे, क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगातार जो है 2-2 घंटे के पश्चात मेल और फीमेल भी मांगेगा कि कितने मेल ने किया वोट और कितने फीमेल ने किया। तो उस स्थिति में क्या होता है, आपके पास एक जो है टैली सीट आप बना लेते हैं अपने एक कागज़ के ऊपर, जिसमें मेल के जो है नंबर पहले आप जो 1 से 200 लगा दें और फीमेल के भी 200 तक जो है आप लगा दें, इससे ज़्यादा, क्योंकि ये निर्धारित करता है कि आपके पास कितने वोटर हैं। उस स्थिति अनुसार आपने जो है एक साइड को मेल, एक साइड को फीमेल के नंबर लगाने हैं। जैसे ही अगर मेल आता तो 1 नंबर आप काट देंगे, अगर फीमेल आती है तो आप एक फीमेल काटेंगे। और मान लीजिए जो है 2 घंटे के बाद जो स्थिति है, देखेंगे नंबर जो काटे गए हैं वो है यहाँ पे 31 और यहाँ कितने 28। तो इसका मतलब है 2 घंटे के बाद यहाँ पर 31 जो है ने वोट कास्ट किया और यहाँ पर 28 ने कास्ट किया है। तो ये बिल्कुल सीधा होता है और सही स्टिक जो है वो होता रहता है। नहीं तो आप गिनते रह जाएंगे कि कितनी फीमेल्स है टिक के द्वारा और अंडरलाइन के द्वारा मेल को। तो ये दूसरा हो गया एक तरह से। तीसरा कार्य क्या रहता है, वो है उंगली पर अमिट स्याही लगाना। ये भी पहले ही ऑफिसर का काम रहेगा। तो स्याही कैसे लगानी है, बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर इस तरह से आपने लगाना। अगर तर्जनी नहीं है तो उसके बाद नेक्स्ट मिडिल में आएंगे, फिर इसमें आएंगे, फिर सबसे लास्ट में आएंगे छोटे वाले में, और फिर उसके बाद जो है वो अंगूठे में आएंगे, यदि ये उंगलियां उस हाथ में नहीं है। यदि नहीं है फिर से उसी स्थिति में आप राइट हैंड जाएंगे। ये आपको बता दिया गया होगा आपकी ट्रेनिंग के दौरान। ये हो गया पहला। और इसके बाद आपने और ख्याल रखना है कि जो पहला पोलिंग ऑफिसर है वो ख्याल रखेगा कि उसके पास एपिक कार्ड होना ही चाहिए। वोटर जो कार्ड है वो दिया जा रहे हैं, लेकिन अगर उस स्थिति में अगर उसके पास नहीं है तो 1 से लेकर जो है 17 ये एपिक के साथ जो है 18 बन जाते हैं। तो ये कम से कम एक कार्ड कोई होना अति आवश्यक है। याद रखना है, अगर ये कोई भी कार्ड उसके पास नहीं है तो उसको आप इजाज़त नहीं देंगे वोट डालने के लिए, ये ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं दूसरा जो मतदान अधिकारी उसका कार्य क्या है, वो है कि जो पहली मतपेटी है उसके सामने होगी, और पहली मतपेटी किसकी है, वो है प्रधान, उपप्रधान और सदस्य की। तो ये 3 जो बैलेट पेपर है वो इशू करेगा भी, और इशू करने के पश्चात जो तीनों की तीनों जो है वो पर्चियाँ हैं वो इसी में ही पढ़नी चाहिए पहले बैलेट बॉक्स में। क्लियर है? तो ये आपका किसका कार्य है। यहाँ पर गलती क्या होती है कि जो अंदर गया है स्टैंप लगाने के पश्चात वो पहली में ना डालकर दूसरी में चला गया। तो याद रखना, पहले वाली जो मतपेटी है वो सदस्य, प्रधान और उपप्रधान के लिए है, जो दूसरी मतपेटी है वो जिला परिषद और समिति के लिए है। तो वहाँ पर 2 मतपत्र जो है पढ़ने वाले हैं। तो ये जो दूसरा जो मतदान अधिकारी है ये सुनिश्चित करेगा कि जो आपके पास पैड आया है, चाहे वो सदस्य का है, चाहे उपप्रधान का, चाहे प्रधान का है, उसके पीछे जो है 3 चीज़ें होना चाहिए, जिसके चले बारे में बाद में हम बात करेंगे। ये तृतीय मतदान अधिकारी के सामने जो समिति और जिला परिषद की जो है वो पेटी रहेगी और उसी में वो डलवाएगा भी। ये तीसरे का कार्य है। उसके बाद 7वां जो पॉइंट है वो है सूचना का प्रकाशन। देखिए, जब आप अपने स्टेशन के ऊपर पहुंचेंगे तो वहां पर आपने 2 तरह की सूचनाएं बाहर लगानी है। ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर का कार्य है। पहला क्या है कि निर्वाचन क्षेत्र का नाम और कुल मतदाताओं की संख्या की एक सूची होगी, वो आपने बाहर लगानी है। और देवनागरी लिपि में हिंदी में जो है जो अभ्यर्थी कितने हैं, कितने लड़ रहे हैं वहाँ से, उनकी जो है सूची होगी, वो आप दोनों चीज़ें जो है बाहर जो आपने लगानी है। फिर मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति जो है कि करेंगे आप, जो एजेंट होंगे उनकी नियुक्ति जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर करेगा। ये प्रपत्र होगा 26, और इसकी 2 कॉपियां आपने लेनी है और सामने ही उनके साइन करवाने हैं। अगर स्थिति में अगर उन्होंने साइन पहले कर ली है तो किसी कोरे कागज़ के ऊपर आपने फिर से साइन करवाने हैं, ताकि ये देखने के लिए कि क्या साइन वही है। तो इस प्रकार से एक कॉपी अपने पास रखनी और एक कॉपी उसके पास देनी है, लेकिन उन कॉपी के ऊपर पहले ही कैंडिडेट के साइन जो है ऑलरेडी होंगे। फिर आता है 9वां पॉइंट, प्रचार पर प्रतिबंध। प्रचार पर देखिए लगभग 48 घंटे पहले ही प्रचार पर प्रतिबंध लग गया होता है। तो स्थिति के अनुसार आपने देखना कि कोई प्रचार करता हुआ नहीं मिलना चाहिए, और जहाँ पर जो आपका बूथ लगा है उसके विदिन 100 मीटर के अंदर कुछ भी किसी भी तरह का जो प्रचार करने वाला जो है कागज़ नहीं लगना चाहिए, या कोई प्रचार करता हुआ नहीं मिलना चाहिए। या इसके अलावा और भी स्थितियाँ आती हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे पटके पहनने का रिवाज जो शुरू हो गया है, पार्टी वाले भी जो इसको यूज़ करते हैं रंग के आधार पर। तो उस तरह का पटका कोई ना लगाया हो, या बैज कोई नहीं लगाया हो, या फिर कोई भी जो खड़ा है अभ्यर्थी वो किसी लाइन में वोट मांगता हुआ नजर नहीं आना चाहिए। ये सुनिश्चित करेंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर और बाहर जो सुरक्षा कर्मचारी हैं। फिर आता है 10वां पॉइंट, वह है मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश करने की अनुमति किन लोगों को होगी। ये तो आप सभी जो 4 आप लोग लगे हैं, इसके अलावा जो एजेंट स्थापित है या फिर जो अभी जो खड़े हुए हैं कैंडिडेट हैं, इसके अलावा और भी होते हैं निर्वाचन अधिकारी के अलावा जो रिटर्निंग अधिकारी होते हैं, आरओ होते हैं, या फिर जिनको जो है वो नियुक्त किया होता है, उनके पास ऑलरेडी पास लगे होते हैं, उनके गले में लटका हुआ होता है, तो वो लोग उन लोगों को आने का जो है अधिकार रहता है। इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं उनको लेकर भी माताएं आती हैं, तो उनको भी आप नहीं रोकेंगे, वो भी आ सकती हैं। इसके अलावा जो अंधे या अक्षम जो व्यक्ति हैं उनके पास उनके साथ साथ जो है उनका कंपेनियन भी आएगा, वो भी आ सकते हैं। तो ये लोग जो है आते हैं। इसके अलावा और कोई अधिकारी जो है अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। प्रेस जो लोग हैं, प्रेस के जो फोटोग्राफर भी नियुक्त किए होते हैं,
राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से। तो जिनको नियुक्त किया गया केवल वही आ सकते हैं। और कहाँ तक आ सकते हैं, उनकी हद कहाँ तक है कि जहाँ तक जो ऑफिसर बैठे हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठा है, चाहे वो सामने जो पोलिंग ऑफिसर बैठे हैं, केवल वहाँ उनकी तस्वीरें वो ले सकता है, लेकिन वो अंदर जहाँ पर मुहर लगाने का जो बना है उस कंपार्टमेंट में वो नहीं जा सकता, वहाँ की तस्वीरें नहीं ले सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं, वो है मतपेटी की तैयारी। मतपेटी की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो चीज़ें आप समझ लाएं कि जब भी हम मतपेटी की तैयारी, देखिए आपका जो इलेक्शन है वो 8 बजे शुरू हो रहे हैं, तो 8 बजे आपकी मतपेटी जो है बिल्कुल तैयार हो जानी चाहिए। 5 मिनट पहले 7:55 पर वो बिल्कुल तैयार रेडी हो जानी चाहिए। ऐसा ना करें कि जो है 8 बजे के बाद भी अभी आप उसको सीलिंग का कार्य शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं है, या उसको खत्म नहीं हुआ है, इस बात का आप जरूर सुनिश्चित करें। इसलिए आधा घंटा पहले 7:30 पर ही आप अपनी पेटी को सील बंद करना शुरू कर देंगे, चाहे वहाँ पर एजेंट आए हों चाहे नहीं आए हों, याद रखना है। अब सीलिंग के लिए जो मैं बोल रहा था कि जब भी कब आप जो को काम करते हैं, कोई नट है उसको भी आपने बंद करना है, तो कैसे होता है, वो क्लॉकवाइज वो बंद होता है और एंटी क्लॉकवाइज वो खुलता है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो मतपेटी है उसको खोलेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि देखिए ये इस तरह की स्थिति जो मतपेटी आपको मिलने वाली है, ये ढक्कन है जो इसके मुंह के ऊपर लगा है, और ये एक जो है वो लीवर लगा है जो यहाँ एक गोल छेद है, इसको ढकने के लिए जो है ये लगा होता है, और ये सील करने के लिए भी लगा होता है। तो इस स्थिति में होगा आपने क्या करना है, इसको इस तरह को खींचना है और इस तरह से ये अंदर को चला जाएगा, और यहाँ पर एक जो छेद है वो नजर आएगा आपको, ठीक है जी। अब इस छेद में क्या करना है, आपने जो बायां हाथ है या दायां हाथ है उसकी जो है तर्जनी उंगली को अंदर डालना है दाएं हाथ की, और फिर बाएं हाथ से इसको पकड़ना है, और इसको आपने देखिए अगर अंदर को अगर देखेंगे उंगली के अंदर इस तरह का एक लीवर होगा, उसको अपनी तरफ जो पुश करना है, उसको खींचना है, क्लियर है। और इसको आपने मैंने जब खोलते हैं तो कैसे खोलते हैं, हम खोलते हैं तो कैसे चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपने एंटी क्लॉकवाइज इसको जो है वो घुमाना है, क्लियर है। ये हुआ क्लॉकवाइज और ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज। तो आपने इसको तब तक घुमाना है जब तक ये खुल नहीं जाता है। तो देखिए जब आप करेंगे खुलने की स्थिति में इस तरह की पोजीशन रहेगी, है ना, ये ऐसे घुमाते रहेंगे, और ये है खोलने की पूरी तरह से स्थिति जो है ये ऐसे होगा। तो जब इस स्थिति में आएगा तो ये अपने आप पेटी जो का मुंह जो है वो खुल जाएगा। अब खुलने के बाद जो है, अब खुल गई पेटी, तो अब क्या करना है, आपने सीलिंग का कार्य जो शुरू करना है। लेकिन इससे पहले जो है आपने ख्याल रखना है कि सीलिंग के लिए आपको ऐसे पेपर सील दी होगी। ये इसका सफ़ेद भाग है, इसका पिछला जो प्रिंटिंग भाग है वो ब्लू भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, किसी भी कलर का हो सकता है। उसके ऊपर नंबर भी लिखा होगा, सील नंबर भी लिखा होगा। तो इस सील के ऊपर आपने करना पेपर सील। देखिए अगर ये चौड़ी है तो थोड़ा सा फोल्ड आपने कर लेना है, कई जगह ऐसा भी हुआ है। अगर ये पूरी की पूरी है तो आपने रखना है कि इसके नीचे वाले हिस्से जो व्हाइट वाला हिस्सा है वहाँ पर खुद भी साइन करने हैं, जिस प्रकार से दिनांक लिखी गई है। ये जीवन सिंह जो है ये पीठासीन अधिकारी हैं, तो इन्होंने फुल सिग्नेचर किया, और दो जो है वहाँ पर जो कैंडिडेट या जो एजेंट होंगे उनके साइन किया, किस तरफ को, जो व्हाइट वाली जगह है। और जो प्रिंटेड जगह है उसके मध्य हिस्से में आपने मोहर लगानी है, कौन सी, डिस्टिंग्विश मोहर, जो सुभेदक चिन्ह वाली, उसके सेंटर में बिल्कुल आप जो है मोहर लगाएंगे। ये कार्य आपने करना है। और इसके अलावा इस तरह से जो है आप दिखाएंगे किसको, ये दिखाएंगे आप एजेंट को कि हमने ये सील तैयार कर दी है, और उसका नंबर अपनी तरफ रखना है और उसको आपने लिखवाना है किसको, एजेंट को। जोर से लाउडली बोलना है कि ये सील हम यूज़ कर रहे हैं। यदि ये सील फट जाती है उस स्थिति में आप दूसरी सील जो है इसी तरह से कार्य करेंगे, नंबर लिखवाएंगे और फिर उसको जो है वो आप नोट करवा के इस तरह से शुरू करेंगे। देखिए इसमें 4 जगह से होकर जो है क्रॉस करती है सील, 1 2 3 और यहाँ पर 4। सबसे पहले आपने जो है बीच वाले जो 2 हिस्से हैं वहाँ से जो है सील को गुजारना। अगर आप यहाँ से गुजारना शुरू करेंगे तो ये सील नहीं जाएगी। बेहतर है जो बीच वाला जो हिस्सा है वहाँ से अपनी सील को गुजार देना है। फिर उसके बाद इस स्थिति में यहाँ से डालो और इस स्थिति में यहाँ से डाल दो, ठीक है। बाद में जाएगी सील। तो इस तरह से जाने के बाद ये सील इस तरह से जो है लग जाएगी। व्हाइट वाला हिस्सा जो है अंदर की तरफ रहेगा, जो प्रिंटेड हिस्सा है वो बाहर की तरफ जो है वो रहेगा, क्लियर है। अब आपने जो है इस तरह के लगाने के पश्चात जो है अब क्या करना है, जो बाहर की स्थिति देखेंगे तो आपने बाहर देख लेना। तो ये बाहर की तरफ ये स्थिति जो है आएगी, जो आपने सुभेदक चिन्ह, ये जो नंबर वाली आती है बटा में आती है, ये आती है जब विधानसभा के इलेक्शन होते हैं। लेकिन अभी जो आपके पास आने वाला वो नाम लिखा होगा, दूसरी तरह की वो स्टैंप रहेगी। तो ये स्टैंप जो है जो बीच में आपने लगाई है वो आपको बाहर इस खिड़की गोल वाले हिस्से से जो बाहर नजर आना चाहिए। और अंदर की तरफ जो ये लटकने वाले हिस्से रह गए थे, देखेंगे आप लोग जब अंदर की तरफ थी तो ये हिस्से जो है वो रह गए थे। इसके बीच में जो एक छोटा सा कार्ड भी आपको मिलने वाला है, ताकि ये इधर उधर हिले ना, इसलिए उस कार्ड को आपने यहाँ पर लगाना है जिससे वो पैक हो जाएगा। फिर आपने इस हिस्से को फिर से यहाँ डाल देना है और इस हिस्से को मोड़ के फिर से इधर डाल देना है। और किस स्थिति में आएगा, फिर आएगा इस स्थिति में। ये तो लटकते हुए नहीं रहने चाहिए, ये वाले हिस्से लटकते हुए नहीं रहने चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो अब हमारा अंदर जो सीलिंग का काम है वो खत्म हो जाता है। अब हमने क्या करना है, ये वाला जो हिस्सा जो था इसको अब खुलने की स्थिति में टेढ़ा था, अब इसको थोड़ा सा सीधा करके ले आना है इस स्थिति में कि ये खुल जाना चाहिए उसका मुंह, जहाँ से हमने जो है बैलेट पेपर को अंदर डालना। इस स्थिति में लाने के पश्चात अब ये जो लीवर है इसको इसके साथ ले आएंगे, लीवर यहाँ है, इसको इधर ले आएंगे और इस तरह से छेद आपस में मिल जाएंगे। और आपने यहाँ पर एक जो है आपको तार मिली होगी, उस तार को आपने इसके साथ जो है निकालना है और लपेट लेना है। इसके अलावा इस तरह से आपने इसको सील भी कर लेना है। देखिए कई बोलते हैं कि सील करने की आवश्यकता नहीं है, मैं ये कहता हूँ कि यदि आप सील इसको नहीं करेंगे तो क्या होगा कि सपोज कहीं जो है कोई एजेंट नहीं बैठा है और थोड़ी देर के बाद कोई एजेंट आता
आते हैं, बोलते जी आपने गलत किया है, आपने कुछ गड़बड़ किया है, ये स्थिति कुछ गड़बड़ लग रही है, तो उस स्थिति में आपके पास बोलने के लिए नहीं होगा। अगर आपने सील लगाई होगी तो आपको कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि वो सील्ड है और सील को टूटेगी तभी आप जो है डिफॉल्टी पाएंगे, तो इसलिए सील जरूर कर देना है आपने। तो अब आप जो है इस तरह से मतपेटी आपकी तैयार हो जाती है पोलिंग करवाने के लिए। तो ये कार्य आपका 8 बजे से पहले पहले हो जाना चाहिए। फिर आता है एक और काम जो बच जाता है, वो क्या है कि इस प्रकार की, क्योंकि 2 पेटी आप तैयार करेंगे तो 2 पेटियों में जहां पर सदस्य प्रधान उप प्रधान की मतपेटी है उसके ऊपर इस तरह से लगा होना चाहिए बाहर, और जो दूसरा है जिसमें समिति और जिला परिषद करेंगे उसके बाहर भी आपने इस तरह से आइडेंटिटी करता हुआ जो है वो आपने डालना। इसके अलावा एक और चीज़ मैं भूल गया हूँ यहाँ पर, जब खाली पेटी होती है तो उसमें आपको एक एड्रेस टैग होता है, एड्रेस टैग के ऊपर आपने लिख लेना है, अपने साइन कर लेने हैं, जो एजेंट है उनके साइन कर लेने हैं। क्यों? क्योंकि खाली पेटी में वो चीज़ डालते हुए आपने ख्याल रखना कि ये दिखाया हमने कि ये खाली पेटी है, और वो उसका जो है वो निशान रहता है, आपने बताया कि ये खाली पेटी थी, ये सुनिश्चित किया, ये वो पत्र डालकर, वो टैग डालकर। तो एक टैग पड़ेगा खाली पेटी में अंदर, उसको चिपकाना नहीं है कहीं भी, याद रखना आपकी उसमें बताया गया चिपकाना है, बिल्कुल नहीं, आपने यहीं उसको रखना है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि देखिए ये खाली था। अब आपका कार्य जो है समाप्त हो जाता है और अब आप जो है तैयार हो गए वोटिंग डालने के लिए। इसके अलावा अब आपको क्या और चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि मतपत्र की रचना और रंग सबको पता है कि सदस्य का जो सफ़ेद है, उप प्रधान का पीला रंग है, प्रधान का जो है हल्का लाल हल्का हरा है, और सदस्य पंचायत समिति का गुलाबी है, और सदस्य जिला परिषद का हल्का नीला है, आप जानते हैं। यहाँ पर बात रहती है कि नोटा भी एक सदस्य के तौर पर हर जगह अंकित रहेगा, चाहे वो ग्राम पंचायत का सदस्य हो, चाहे वो समिति के सदस्य हो, या उप प्रधान हर जगह। अगर जो है एक सदस्य जो है 5 हैं सदस्य ग्राम पंचायत में किसी में लड़ रहे हैं तो छठा किसी का होता है नोटा, सबसे अंत हर जगह जो है नोटा होगा, उसकी स्टैंप जो लगी होनी चाहिए, लगी हुई आपके पास जो है वो आएंगी। यदि मान लीजिए किसी के ऊपर स्टैंप नहीं होगी, आपकी जो किताब है उसमें दिया गया है कि यदि स्टैंप नहीं होगी उस पर तो आप उसको रिजेक्ट करेंगे, उस मतपत्र को आप जो है वो किसी भी जो वोटर आएगा वोट डालने के लिए उसको वो इशू नहीं करेंगे, उसे रिजेक्ट में डाल देंगे किसी लिफाफे, अलग से लिफाफे में। जितने भी रिजेक्ट होती हैं वो एक लिफाफे में अलग से आप करते रहेंगे, सदस्य उप प्रधान प्रधान की अलग से, और सदस्य पंचायत समिति और जिला परिषद की अलग से। रिजेक्ट और केस में भी हो जाती है कि मान लीजिए जो है कि वो इतना ख़राब है अंदर से, उसको कोई आपने इंक बहुत ज़्यादा फैला दी है, या फिर जो है उसके ऊपर चाय गिर गई है, या फिर उसको फाड़ दिया गया है, तो किसी भी तरह से उसको रिजेक्ट करने की स्थिति ये रह सकती है। अब आता है 14 पॉइंट, वो है मतपत्र जारी करने की तैयारी। आपको जो मतपत्र हैं, जो बंडल दिए जा रहे हैं, वो 50-50 की संख्या में दिए जा रहे हैं। देखिए किसी की पंचायत में एक वार्ड की ही मान लेते हैं कि एक वार्ड में 151 जो है वो वोटर हैं, तो आपको 151 नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे 10 के हिसाब से ज़्यादा आपको मिलने वाले हैं। तो 51 का जो 2.5 अंक आता हुआ आता है 60, तो आपको 160 जो है वो प्राप्त हुए होंगे। तो आपके जो 160 हैं, इसका मतलब है 3 आपकी 50-50 की गड्डी रहेगी, और जो 10 होंगे वो बंद करके जो है वो खुले तौर पर आपको दिए होंगे, 10 अलग से रहेंगे, सबसे लास्ट में रहेंगे। सीरियल सबका 1 से लास्ट तक जो है रहेगा। अब सीरियल के कहाँ से शुरू हुआ है वो उन पर निर्धारित करता है, अलग अलग जो सीरियल सबके होंगे, लेकिन सदस्य का सभी का एक तरह का सीरियल लास्ट तक जो है मैच करेगा, स्टार्ट मैच करेगा। फिर आता है पीठासीन अधिकारी मतपत्र के पीछे भाग में अपने पूरे जो है हस्ताक्षर करेंगे। याद रखना है कि अभी भी वो वैलिड नहीं बना है, जो आपका मतपत्र मिले वैलिड नहीं है। वैलिड कब होंगे? जब पीठासीन अधिकारी उसके ऊपर क्या करेगा, अपने हस्ताक्षर करेगा, और सुभेदक चिन्ह जिसको मैंने बताया था, जिसको आपने जो है जो सील थी उसके मध्य हिस्से में लगाया था, उसको भी लगाना है, और साथ में पीठासीन अधिकारी के साथ साथ निर्वाचन क्षेत्र की संख्या भी लिखनी है। क्या संख्या है उस निर्वाचन क्षेत्र की, वो संख्या, ये 3 चीज़ें लिखना जो है उसके बैक साइड में, किसके जो बैलेट पेपर उसके बैक साइड जो व्हाइट वाला हिस्सा है उसके ऊपर आपने लिखना है, और इस तरह से वो वैलिड होता है। लेकिन अब आप जब शुरू हो गए हैं, 8 बज गए हैं, तो उस समय लिखना शुरू नहीं करेंगे। आप कम से कम 100 जो है सभी, चाहे वो सदस्य चाहे वो ग्राम पंचायत का है, चाहे समिति का है, चाहे वो जिला परिषद का है, चाहे प्रधान या उप प्रधान, सभी के 100 मतपत्र जो पहले ही स्थिति में तैयार करके रखेंगे और दे देंगे संबंधित अधिकारी के पास। और जैसे ही जरूरत पड़ती है आप वैसे ही पहले बनाए रखें उस संख्या के हिसाब से। अब जो है मतदाता के कार्य क्या रहते हैं, जिनके बारे में हम पहले जो है बात कर चुके, ज़्यादा जो है वो करने की आवश्यकता नहीं है। पोल ड्यूटी मतपत्र, जिन पदाधिकारी को पोल ड्यूटी मतपत्र दिए गए हैं उन्हें यह संबंधित पंचायत के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संबंधित पंचायत के मतपत्रों के बंडल से जारी किया जाएगा, और जारी किए गए मतपत्रों की क्रम संख्या नोट करेगा और मतपत्र रजिस्टर में इसका रिकॉर्ड भी रखेगा। जिन लोगों को जो अगर उसी ही खंड विकास में अगर आपका जो है वो नाम भी है, तो आपको जो पोस्टल बैलेट पेपर जो है दिए जाएंगे, और उस पोस्टल बैलेट पेपर को जो है वो उसी ही अगले दिन आपको उसी जगह जो है वो डालना भी होता है। ये आपको मालूम है, क्योंकि आप अपनी ड्यूटी के लिए चले जाएंगे तो आप उसको डालकर ही आएंगे, और उस स्थिति में वो अपनी जगह पहुंचाएंगे। ये ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, ARO तक वो अपने आप ही पहुंचाएंगे। अंधे और अस्वस्थ व्यक्ति द्वारा मतदान,
ये स्थिति आपके पास आ सकती है कि मान लीजिए कोई आपके पास अंधा और अस्वस्थ व्यक्ति आता है, तो उस स्थिति में दो तरह के परिशिष्ट भरना होती है, परिशिष्ट 2 और परिशिष्ट 3। जो 2 है वो अंधे और जो विकलांग व्यक्ति है उससे संबंधित ये सूची होती है। दूसरा जो होता है वो कंपेनियन की सूची होती है। लेकिन याद रखना, जो कंपेनियन आएगा वो छोटा बच्चा नहीं होना चाहिए, 18 वर्ष की आयु से कम नहीं होना चाहिए, और किसी भी हालत में वो जो एजेंट है वो नहीं होना चाहिए, याद रखना है। और इसके अलावा एक और चीज़ रखना है ख्याल कि जो एम्प्लॉइज़ हो कहीं ना कहीं हिस्सेदारी करता हुआ नज़र नहीं आना चाहिए, कि किसी एजेंट का जो किसी एजेंट बन गया हो या फिर जो किसी जगह के ऊपर जो है वो पर्ची देने वाला बन गया हो, कहीं भी उसकी हिस्सेदारी नहीं रहेगी। अब इस तरह से जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर कई बार जो है इसको निग्लिजेंट भी करता है कि क्यों भरें, क्यों अपना काम को बढ़ाएं। हो सकता है उसी समय कोई जो है आपके पास ARO आ जाता है, RO आ जाता है और आपसे पूछता है बताइए अभी जो अंधा आदमी निकला उसका जो परिशिष्ट 2 और 3 कहाँ भरा गया। तो परिशिष्ट 2 जो है वो एक सूची है जिसमें सभी की सूची आएंगी, 1 2 3 4 करके कौन कौन व्यक्ति था उनका नाम लिखा जाएगा, और नीचे को एक सूची बनेगी। जो ये है ये एक एक करके जो सबका अलग भरा जाएगा। ये जो है किसकी है, ये है जो व्यक्ति उनके साथ जा रहा है सहायक बनकर ये। लेकिन याद रखना है केवल एक बार ही व्यक्ति जो है किसी का सहायक बन सकता है, वो 2 या 3 बार नहीं आ सकता, केवल एक बार। अब चलते हैं आगे। और निवेदित मत, ये क्या होता है, टेंडर वोट। टेंडर वोट क्या होते हैं कि मान लीजिए आप जो है कोई आता है वोट डालने के लिए और आपने देखा उसकी जगह कोई और ही डालकर चला गया है, इसका मतलब वो ओरिजिनल अभी आया और पहले डुप्लीकेट डाल के चला गया है। उस स्थिति में क्या होता है कि आप उसको रोकेंगे नहीं, आप उसको मत पत्र जारी करेंगे, लेकिन उन मत पत्र को कहा जाएगा निवेदित मत, और इसको टेंडर वोट कहा जाएगा। और इसका क्या होगा, इसका रिकॉर्ड इसको आप मतपेटी में डालना नहीं देंगे। बार बार याद रखना है कि ये टेंडर वोट जो है मतपेटी में नहीं पड़ेंगे, इसको अलग से लिफाफे में सील बंद किया जाएगा। किसके द्वारा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास रहेंगे और प्रपत्र भरना पड़ेगा 31, जिसमें लिखा जाएगा उसके बारे में। ये 31 प्रपत्र भर के जो है एक लिफाफे में ये सारे टेंडर वोट जो रखे जाएंगे, अलग से मतपेटी में नहीं जाएंगे। बार बार कह रहा हूँ मतपेटी में नहीं जाएंगे। तो अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टेंडर जो पेपर हैं वो अलग से नहीं दिए जाने वाले हैं। जो आपको दिए गए हैं मतपत्र उनमें से टेंडर वोट रहेगा, लेकिन कौन सा रहेगा ये ध्यान रखने वाली बात है। आपको जैसे मैंने कहा था कि आपको जो है किसी भी जो सदस्य मान लेते हैं कि 160 आपको मतपत्र जो मिले हैं, तो आप जो टेंडर वोट जो देंगे वो सबसे अंतिम वाला हिस्सा बैक साइड से आप जो शुरू करेंगे, और बैक जो सबसे अंतिम जो संख्या उसकी 160 है, तो 160 वाला जो है जो सीरियल नंबर है वो जाएगा कैसे, वो जाएगा टेंडर वोट में के तौर पर। लेकिन ख्याल रखना है कि उसके पीछे ठीक उसी प्रकार से जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो मोहर भी लगाएगा, अपना वहाँ का नंबर भी लिखेगा होगा, अपना सिग्नेचर भी करेगा, तभी वो वैलिड होगा। तो ये 2 चीज़ें आपने ख्याल रखनी है। फिर आता है चुनौती वाले मत। चैलेंजिंग वोट क्या होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है होशियार, समझता है अपने आप को कि कोई मर गया उसकी जगह आ गया डालने के लिए, या हो सकता है किसी दूसरी जगह से आ गया इस जगह को डालने के लिए, किसी और जगह का वो वोटर है लेकिन वो आ गया बड़ी चालाकी दिखाकर किसी दूसरी जगह मत करने के लिए। लेकिन किसी ने उसको पहचाने कि भैया गलत आ गया है, जो वहाँ एजेंट है उन्होंने पहचाने कि ये गलत है, तो एजेंट ने जो है चुनौती दे दी, चैलेंज कर दिया। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, आप पहले तो एजेंट से 200 रुपये आप फीस लेंगे, आप रसीद काटेंगे, आपको दी जाएगी रसीद, 200 रुपये की रसीद काटेंगे और ले लेंगे अपने पास। अब उनको बोलेंगे जहाँ बोलिए चैलेंज क्या है, आप क्या बोल रहे हैं, तो फिर चैलेंज एक्स लिया। और उस स्थिति में क्या होगा, यदि चैलेंज सही पाया गया तो उस स्थिति में देखिए, इस स्थिति में क्या होता है, कई बार जो है जो व्यक्ति आया है यदि वो चालाक है तो उसको समझ आएगा कि मेरी चालाकी नहीं चलने वाली, वो डरेगा और एकदम से भाग जाएगा। उस स्थिति में आप छोड़ देंगे उसको, कुछ भी कार्य नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, ऐसा होता है, वो चला जाता है, बात खत्म होगी। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कोशिश करते हैं कि बेवकूफ़ बनाने की। अगर ऐसा वो बार बार कहने के बावजूद, देने के बावजूद नहीं मानता है तो चुनौती स्वीकार की गई, फीस भरी गई 200 रुपये, और उसके बाद जो है अगर वो डिफॉल्टी पाया जाता है तो उसको सीधा ही पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा, जो वहाँ पर सुनिश्चित होंगे। क्लियर है, तो फिर कार्रवाई शुरू होगी और स्थिति में आप प्रारूप 30 जो है वो भरेंगे। लेकिन अगर सही पाया गया, अगर जो है जो चैलेंज है वो गलत पाया गया तो 200 रुपये है वो वापस नहीं किए जाएंगे, क्योंकि गलत पाया गया। और जो व्यक्ति है वो सही पाया गया तो वो वोट देगा अपना और चला जाएगा, और 200 रुपये आप उसको जो है वो बंद कर लेंगे, वो वापस नहीं करेंगे। याद रखना है 200 रुपये की स्थिति में जो है वो हेल्ड हो जाएंगे। वो होगा कि उसने चैलेंज तो कर दिया, लेकिन जो बंदा था जिसको चैलेंज किया था वो सही था, उसने अपने वोट डाला, लेकिन 200 रुपये आप वापस नहीं करेंगे। क्लियर है। लेकिन यदि वो आदमी गलत है, चैलेंज उसने दिया और वो गलत पाया गया व्यक्ति, और जब पुलिस के हवाले कर दिया गया, तो उस स्थिति में भी आप 200 रुपये जो है उसे वापस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि उसका जो है चैलेंज था वो सही पाया गया, इसलिए 200 रुपये उसको वापस कर देंगे। लेकिन उसका चैलेंज अगर गलत पाया गया तो आपने 200 रुपये जो है वो अपने पास ही रखने हैं। इस तरह से फिर जांच के लिए जो, अब आपने ऐसा नहीं कि उसने चैलेंज कर दिया और इमीडिएटली आपने एक्शन ले लिया, बिल्कुल भी नहीं। उसको मौका देना है कि वो अपनी जो सुनिश्चित करे कि मैं सही व्यक्ति हूँ। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आपको देने के लिए जो है वो इस तरह की कोई ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, जिससे उसकी आइडेंटिटी हो जाए, और ये चीज़ जो है वो दे सकता है। फिर आता है 20वां, मतदान के दौरान यदि मतपेटी जो है फुल हो जाती है तो स्थिति में क्या होता है, यहाँ ये बंद हो जाता है, तो आपने कोई इस तरह का जो है एक पुशअप जो है स्टिक दी होगी, उससे आपने उनको पुश करना है, अंदर की तरफ धकेलना है, लेकिन इतना धकेलना है कि वो फटे ना, इससे बात का आप ख्याल रखेंगे। फिर 21वां है मतदान का समापन। 4 बजे होने वाला है, लेकिन जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है 4 बजे एग्जैक्टली बाहर की तरफ जाएगा और देखेगा यदि वहाँ पर लाइन लगी है, मान लीजिए जैसे 1 2 3 4 5 व्यक्तियों की लाइन यहाँ पर लगी है,
तो आप क्या करेंगे, 5 जो है वो अपनी पर्चियां बनाएंगे अपने साइन की, सिग्नेचर की, उसके ऊपर और भी चीज़ लिख सकता है, अथेंटिक बनाने के लिए कुछ भी किया कर सकता है, वो अपनी मोहर लगा सकता है। तो इस प्रकार से 5 पर्चियां बनाएगा और उन 5 पर्ची को कहाँ से देना शुरू करेगा, आगे की तरफ से नहीं, पीछे से। एक पर्ची जाएगी लास्ट में, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं पर्ची जो है, जो दरवाजे के पास खड़े हैं 5वीं पर्ची, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर मतदान फिर से शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से 5 के 5 जब खत्म हो जाएंगे, एक सबसे लास्ट में आएगी पर्ची, और उसके बाद यदि कोई और खड़ा हो जाता है तो याद रखना उसको आपने एक्सेप्ट नहीं करना है। यदि आपने किसी एक को कर दिया तो मुश्किल होगा जवाब दे देना, या दूसरा आ जाएगा वो बोलेगा मुझे। तो इस तरह अपने को किसी भी हालत में आपने जो है इस स्थिति में नहीं लाना है। फिर उसके बाद देखिए, अब एक और चीज़ भी नई चीज़ आई है, कोविड। आपको पता है ये समय जो चल रहा है, बड़ा दौर चल रहा है। हो सकता है आपका ऐसी जगह पर हो जहां कोविड के पेशेंट या जो जिनको क्वारंटाइन किया गया है उनको भी जो है मतदान के लिए चिन्हित किया गया, वो आएंगे। ऐसी स्थिति जो में क्या होता है कि आपको पहले ही जानकारी रहती है कि ऐसे लोग आएंगे। तो स्थिति में क्या है, ये जो समय रखा गया है वो जो साधारणतः जो 4 बजे के बाद जो लाइन लगी थी उसको कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद आप फिर उन व्यक्तियों को दिए देंगे वोट डालने का अधिकार, जो कौन है, पहले सबसे पहले आएंगे क्वारंटाइन, जिनको क्वारंटाइन किया गया है, और दूसरे व्यक्ति रहेंगे जो पॉजिटिव है वो भी आ सकता है, लेकिन ये पीपी किट में ही आएंगे। लेकिन जो क्वारंटाइन है उनके ऊपर जो है आगे आपको जो है उस जगह के ऊपर आपको एक स्वास्थ्य कर्मचारी भी प्राप्त होगा, उसी से ही आप आइडेंटिटी लेंगे। इनसे कुछ भी नहीं पूछेंगे, इनसे कोई लेना देना, ये दूर खड़े होकर ही आपसे बात करेंगे, और केवल जो आपके साथ जो उनके साथ जो रहेंगे वो आपको बताएंगे उनके आइडेंटिटी के बारे में। स्वास्थ्य कर्मचारी उनके साथ होंगे वो बताएंगे। तो जो क्वारंटाइन है उनके आगे जो है यहाँ पर फेस ढकने के लिए आपको मास्क दिया जाएगा, और हाथ में उनके जो है लगे होंगे, इस तरह से ग्लव्स पहने होंगे, तो पूरी सुरक्षा के साथ अंदर आएंगे। और इस प्रकार से पहले क्वारंटाइन आएंगे, उसके बाद पॉजिटिव व्यक्ति जो है वो वोट कास्ट करेगा, और अंततः आपका खत्म हो जाएगा। अब खत्म हो गया, अब आपने क्या करना है, यही लीवर जो है हटाना है। पहले तो आपके जो आपने यहाँ सील की थी उसको हटा दिया, तार भी निकाल दी, और जो सील थी उसको भी हटा दिया। फिर ये इस तरह से लीवर हटाया पीछे, और फिर इसको फिर से ही किसे, क्लॉकवाइज। जब हम बंद कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज, एक बार ही हमने एंटी क्लॉक चला, और उसके बाद हमने क्लॉकवाइज लेकर यहाँ आए, और फिर से ही क्लॉकवाइज हम इसको पूरा घुमाएंगे। यार ये वाला हिस्सा है, इस तरफ आ जाएगा, जब घुमाएंगे तो इस तरफ आ जाएगा, और ये बन जाएगा फिर सॉरी जो खुला वाला हिस्सा था, यहाँ पहले खुला हुआ हिस्सा था, ये जो है स्थिति थी ये इधर था। तो जब हमें इसको घुमाया क्लॉकवाइज तो है, तो ये इधर आ गया, इस तरह से मुंह जो बंद हो गया। अब इसको लीवर को यहाँ ले जाएंगे, और यहाँ पर इस तरह से फिर से इसको सील कर देंगे, टैग को लगा देंगे, उसमें जो सूचना है वो लिख कर आप पूरा जो है काम कर देंगे। इसके बाद अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसके बाद आपको एक गनी बैग मिलने वाला है। उस गनी बैग को भी आपने जो है ऊपर उसका मुंह बांधना है, और उसके बाद इस तरह से टैग आपने लगाना है, फिर आपका कार्य जो है वो खत्म होता है। लेकिन उस गनी बैग के बाहर आपने जो स्लिप है कि किसकी है, पंचायत समिति की पेटी है कि प्रधान, उप प्रधान और सदस्य की जो है वो पेटी है, वो लगाना ना भूलें, नहीं तो आपकी जो है एक्सचेंज हो जाएगी। मतपत्रों को सील बंद करना, बहुत सारे मतपत्र आपके पास होते हैं जिनको सील करने का काम प्रिजाइडिंग ऑफिसर का रहता है। तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना है कि आप जो पेटी है, मत पेटी, उसके पास जो है 3 तरह के जो पत्र आपने लगाने हैं, और सीलबंद लिफाफे में इनको लगाना है उनके साथ, ठीक है। टैग करना है, क्या क्या है, पहले मतपत्र लेखा। अब देखिए, मतपत्र लेखा वैसे तो ऐसा होता है कि प्रधान, उप प्रधान, सदस्य का एक होना चाहिए था, लेकिन आप देखेंगे कि अलग अलग सीरियल नंबर हैं, जो वोटर जो दिए गए हैं, जो आपको मिले हैं, वो अलग अलग हैं। उनके सीरियल नंबर अगर अलग अलग हैं, एक तरह है तो एक ही लेखा बनेगा, लेकिन अगर अलग अलग है तो आपको 3 मत जो पत्र लिखे हैं वो बनाने पड़ेंगे। क्लियर है जी। तो 3 जो है सदस्य, उप प्रधान और प्रधान के मत पत्र लेखा जो है बनकर तैयार हुए, परिशिष्ट नंबर 8 ही आपके पास दिया गया है। और इस तरह से जो परिषद है, जो परिषद और समिति है, उसके 2 बनेंगे। तो 3 जमा 2 कितने हो गए, 5 मत पत्र लेखा बनेंगे। यदि उनके सीरियल नंबर अलग हैं, रद्द भी होंगे, तब भी सीरियल नंबर आगे पीछे हो जाएंगे, तो इस प्रकार से ये 5 होंगे। फिर पेपर सील लेखा, ये पेपर सील लेखा एक ही बनेगा। कौन सी आपने सील जो यूज़ करी है, आपने प्रधान, उप प्रधान और सदस्य के लिए जो डब्बा है उसमें कौन सी करी है, और दूसरे में कौन सी करी है, तो 2 पेपर सील जो लेखे बनेंगे। और पीठासीन अधिकारी डायरी भी 2 बनेगी। तो इस प्रकार से इसका मतलब जो पहली पेटी जो प्रधान, सदस्य और उप प्रधान के लिए बनी है, उसके साथ 3 मतपत्र लेखे, एक जो है पेपर सील लेखा, और एक पीठासीन अधिकारी। कितने हो गए, 3, 1, 1, 3, 4 और 5 जो है वो सीलबंद लिफाफे जो है पहले मतपेटी जो गनी बैग में जा चुकी है उसके साथ लगेंगे बाहर से टैग, और जो दूसरी जो पेटी है जो गनी बैग में चले गई है उसके साथ जो लगने वाले 2, 1, 1, 4 जो है उसके साथ लिफाफे, सीलबंद लिफाफे जो है लगेंगे, याद रखना है। अब इसके अलावा भी और डाक आपको करनी है बंद, आपको छोटे बड़े लिफाफे सारे दिए होंगे। अन्य जो पत्र कैसे रहेंगे, इसको ये आइडेंटिटी ये नहीं है, लेकिन मैं यहाँ साथ साथ बताता रहूँगा। देखिए, निर्वाचक नियमावली जो मार्क्ड कॉपी है, मार्क्ड कॉपी जिसको ऊपर आपने टिक किया और अंडरलाइन किए नाम, वो अलग से लिफाफे में जो है आपको लिफाफा दिया जाएगा, उसके ऊपर लिखा होगा। तो मार्क्ड कॉपी ऑफ इलेक्टोरल आपने उसमें एक में डालनी है, जो 2 बच जाती हुई एक लिफाफे में अलग से सीलबंद करनी है। तो ये 2 सीलबंद लिफाफे जो है अलग से रहेंगे, ये भी आपने डालना है, ये अलग से लिफाफे में डालना है। जो जिसके साथ जो टैग होना वो आपको बता दिया, अब ये अलग लिफाफे में रहने वाले हैं। अब देखिए और क्या बनाना है आपने, अप्रयुक्त मतपत्र जो बच गए हैं आपके पास, जिनको आपने यूज़ नहीं किया मतपत्र, उनको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, 2 लिफाफे बनाने हैं। एक में जो है प्रधान, उप प्रधान और जो सदस्य है उसका, और दूसरा जो रहेगा वो किसका रहेगा, समिति और जिला परिषद के। तो 2 ये बनेंगे लिफाफे। रद्द किए हुए मतपत्र, रद्द अगर आपने जो है
प्रधान उपप्रधान और सदस्य के किए हैं तो उनका अलग लिफाफा रहेगा, अगर समिति और परिषद के उनका अलग लिफाफा रहेगा। ये 2 डाके बनेंगी। प्रयुक्त मतपत्रों का शेष भाग जो काउंटर फॉइल रह जाता, ऊपर वाला हिस्सा रह जाता, उसके भी 2 हिस्से आपने करने हैं। उपयुक्त निवेदित मतपत्र कौन से हुआ? तो टेंडर वोट दिया गया, उस स्थिति में भी वो 2 डाके बनेगी। 3 लिफाफे, 3 जो है जो प्रधान उपप्रधान और सदस्य के जो बैलेट पेपर हैं वो आपने एक लिफाफे में रखने हैं, और जो 2 तरह के जो हैं जो दूसरी पेटी के लिए बने हैं, किसके लिए? सब जो समिति और परिषद के लिए, इन 2 के लिए अलग से आपने बनाना है। तो इस प्रकार से 2 अलग अलग लिफाफे बनेंगे। और 7वां आता है उपयुक्त निवेदित मतपत्र, जो क्या है? उपयुक्त निवेदित, ये प्रयुक्त है, ये अप्रयुक्त है, गलत लिखा गया, अप्रयुक्त। जो अनयूज्ड थे टेंडर बैलेट पेपर, उनको भी आपने जो है वो, लेकिन यहाँ अगर देखेंगे टेंडर बैलेट ये नहीं जाएगा, क्योंकि आपने जो टेंडर बैलेट पेपर वो अलग से नहीं मिल रहे हैं। तो इस स्थिति में आपने याद रखना है कि टेंडर, ये जो 7वां नंबर है, ये नहीं होगा, क्योंकि आपने उन्हीं मतपत्रों को, लास्ट वाला अंतिम भाग को ही जो है वो यूज़ किया है, ना कि अलग से आपको टेंडर बैलेट पेपर दिए गए थे। इस बात का ख्याल रखना कि जो छोटे लिफाफे कम से कम 3 जगह सील होना जरूरी है, और जो बड़े लिफाफे कम से कम जो है वो 8 जगह जो है सीलबंद होना ही चाहिए। इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, ताकि वहाँ से कोई दस्तावेज बाहर ना आ जाए। और भी बचते हैं लिफाफे, और वो क्या? मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र जो 26 आप भरा था, उसको भी आप 2 हिस्से में डिवाइड करेंगे। 2 आपने अलग अलग भेजना, तो इसका मतलब है 2 आपने ली है प्रतियां, याद रखना 2 प्रतियां उसकी लेनी है, उसके पास 1 प्रति डुप्लीकेट आपने देनी है, 2 प्रतियां अपने पास रखनी है। याद रखना, प्रारंभ में मैंने आपको कहा था 1 प्रति रखना, अब याद रखना है 2 प्रतियां आपके पास रहेंगी, और 2 अलग अलग जगह जाएगी। एक जाएगी कहाँ पर? जो जा रही है प्रधान उपप्रधान और सदस्य के लिए, और एक जा रहा है, तो 2-2 ही आपने ये बनाना। अपेक्षित मतपत्रों की सूची भी अंधे और शिथिल व्यक्तियों के लिए भी, अंधे और शिथिल व्यक्तियों के लिए जो साथ में कंपेनियन गया उसके लिए, मतगणना अभिकर्ताओं की जो नियुक्ति आपने करी है, अगर करी है तो आपने ये देना है, या निर्वाचक अभिकर्ता अगर आपने किए हैं, ये वैसे एआरओ के द्वारा ही आते हैं या आरओ के द्वारा ही आते हैं, ऐसे ये 2 बड़े कम मिलेंगे आपको, या अन्य दस्तावेज है वो भी 2-2 करके आपने जो बनाने हैं, और इस प्रकार से 2 बड़े पैकेट बनेंगे। किसके लिए? प्रधान समिति के लिए अलग अलग, प्रधान उपप्रधान और सदस्य के लिए एक हिस्सा होगा, एक बड़ा लिफाफा होगा, उसमें आपने ये सारे डालने हैं, और दूसरा बड़ा लिफाफा किसके लिए होगा? वो होगा समिति और जिला परिषद के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है आपने, ये प्रपत्र आपने जो है वो सीलबंद करने हैं लिफाफे में, और इस तरह से ये सारी चीज़ें आपने कहाँ देनी है? जाके शाम को एआरओ के पास, उसी पंचायत में एआरओ नियुक्त हो चुके हैं, उनके पास ये देनी है। तो आपने पेटियां और मतपत्रों के साथ जो है सीलबंद लिफाफे के साथ एआरओ के पास उनको सौंप देना है। क्लियर है? सारा चीज़ सामान दे दिया। और मतगणना में ड्यूटी आपकी लग सकती है, पीठासीन अधिकारी उसमें सभी शामिल होंगे, लेकिन इसके अलावा जो सहायक रिटर्निंग अधिकारी जो है वो दूसरे जो पोलिंग ऑफिसर है उनकी ड्यूटी भी अपने अनुसार जो है लगा सकता है, कितना काम लेना है उसके अनुसार ही रहेगा, तो वो ड्यूटी भी आपके से ही लगेगी। लेकिन यहाँ पर ख्याल रखना है कि आपने यह सामान दे दिया, उनमें से एक सामान जो रहेगा जो जिला परिषद और समिति का है, वो सारा सामान जो है वहाँ से एक गाड़ी आएगी नियुक्त की हुई, और वो उनको ले जाएगी। आपके पास रहेगा सिर्फ प्रधान उपप्रधान और सदस्य की जो पेटी है उसका पूरा सामान रहेगा, जिसको आपने एआरओ को हैंडओवर करना है। अब 22 तारीख का मैं थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि 3 फेज़ में आप इलेक्शन करवाएंगे, 17 को, 19 को और 21 को। और 21 के शाम को जो आपके पास जो ये चीज़ें होंगी, ये आपके पास रहेंगी। पीठासीन अधिकारी के पास क्या चीज़ें रहेंगी? जो एआरओ के पास खाली जो मतपेटियाँ, जो आपने रिजल्ट सुना दिया उसके बाद आपके पास खाली मतपेटियाँ 2 रहेगी। पीठासीन अधिकारी की मोहर, जो 3 मोहरें आपके पास होंगी, वो भी आपने पास रखनी है। फाइबर का जो मतदान कक्ष बनाया गया है वो भी आपने लेना है जो, और मतपत्रों को अलग करने के लिए धातु की पट्टी, 1 फुट आपको दिया होगा, किसका? धातु का बना होगा, लोहे का बना होगा, वो आपके पास रहेगा। मतपत्रों को मतपेटी में डालने के लिए धातु की पुशअप, अदर पुश करने के लिए जो है वो आपको दिया होगा, वो अमिट स्याही अगर बची है वो, और जो स्टैम्प पैड है या गिनी बैग, जो 2 गिनी बैग है जिसमें मतपेटियाँ डाली गई वो रहेगा। पीठासीन अधिकारी की मार्गदर्शिका, एक किताब आपको दी होगी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी कंप्लीट जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर को मार्गदर्शिका होगी, वो आपने देनी है, और अन्य भी सामग्री, इंपॉर्टेंट सामग्री होगी। ये सारी चीज़ें जो है पीठासीन अधिकारी जो है 22 तारीख को जो है वो आकर बीडीओ ऑफिस में जमा करवाएगा। इसके अलावा आपने सब कुछ जो है वो एआरओ को हैंडओवर कर दिया है, तो ये सामान जो है आपको ही देना पड़ेगा, ये एआरओ के पास नहीं जाएगा। अंतिम दिन की मैं बात कर रहा हूँ, अदरवाइज ये सामान आपके साथ जो है कब से रहने वाला है? 15 के बाद 22 तक आपके पास जो है वो लगातार रहेगा। ये जो है एआरओ के पास नहीं रहेगा। जैसे मतपेटियाँ खाली होती है उसके बाद आप उनको अपने पास रखें, बाकी ये सामान अपने पास रखेगा, बाइक को आप इसको डिपॉजिट करेंगे। अगर कोई त्रुटि है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि आपका जो चुनाव है आप सक्सेस हों, इसी शुभ आशा के साथ आपको सक्सेस मिले। आपने बड़े ध्यान से मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।